नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है आप सभी छात्र छात्राओं का डियर लर्नर्स के इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। और सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका अपना शशांक सर और ये बिहार टेट की बिहार का जो बीपीएससी है इसकी क्लास है। और इस क्लास में मैं सबसे पहली बात कर लेते हैं चक्षु प्रकाशन की पुस्तकों की। ये जो चक्षु प्रकाशन की पुस्तक हैं बीपीएससी के लिए बहुत ही बेहतरीन और सम्माननीय पुस्तकें हैं और इनका जो कंटेंट है वो बहुत ही रिच है और बहुत ही अच्छा है। आप सभी बच्चे, जो भी बच्चे अगर पूछते हैं मुझसे कि सर कौन सी रेफरेंस बुक हम खरीद लें, तो मैं तो हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चक्षु प्रकाशन की बुकों को ही खरीदें, क्योंकि इनके लिखने का तरीका, इनके बुक बनाने का तरीका मुझे बहुत ही बेहद ही पसंद आया। और मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप सभी इनकी बुकों को खरीदें, क्योंकि इनकी बुक जो है वो स्टडी गाइड है। मैं आपको दिखा दूं कि इनकी बुक जो है वो स्टडी गाइड है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए हैं। और बाकी आपने कोई भी भाषा लिया हो सबके लिए इनकी स्टडी गाइड उपलब्ध है, तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं और अपनी पढ़ाई को इन्हेंस कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। बड़ा ही सिलेक्टेड मैटर है, बहुत ही अच्छा मैटर है। और दूसरी इनकी बुकों की ये विशेषता है कि ये किसी भी ऑनलाइन परचेजिंग प्लेटफॉर्म पर यानी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी स्नैपडील, किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल हैं। और ऑफलाइन भी आपके नज़दीकी बुक स्टॉल से भी आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। तो खरीदें, पढ़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। चलिए आ जाते हैं अपनी क्लास पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं पिछली क्लास में मैं आपके साथ में चर्चा कर रहा था, मुहावरों की चर्चा कर रहा था। और मैंने कहा था कि मुहावरे भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। तो जैसा कि मैंने 25 नंबर तक करवा दिया था और आज हम चलेंगे उसके आगे, यानी 26 नंबर पर आज हम चलेंगे और बात कर रहे होंगे। 26 नंबर की बात करें तो लिखा हुआ अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य है। ये एक मुहावरा है, अंधे की लकड़ी होना या अंधे का लकड़ी क्या से क्या तात्पर्य है। बैसाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी, कुमार्ग पर चलना या एक ही सहारा। देखिए, अंधा है और उसकी अगर लकड़ी है तो उसका एकमात्र सहारा होती है कहीं आने जाने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए अंधे की जो लकड़ी होती है उसका एकमात्र सहारा होती है। बाकी बैसाखी के सहारे चलना नहीं, कुमार्ग पर चलना नहीं होता है। और अंधे की विशेष छड़ी, ऐसी बात कोई भी यहाँ पर नहीं है। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, अंधे की लकड़ी माने एक ही सहारा। बात करें अगर हम 27 नंबर में अकल के दुश्मन की, तो अक्ल का जो दुश्मन है, मुहावरे का अर्थ क्या है, मित्र, महापंडित, शत्रु या महामूर्ख। जो अकल का दुश्मन होता है, यानी अकल एक तो है भी नहीं, ऊपर से अकल का दुश्मन है, माने जो भी कुछ है वो भी लगाना नहीं चाहता है, तो वो महामूर्ख आदमी होता है। कहते नहीं हो कि समाज में कि बहुत ही अकल के दुश्मन हो यार तुम, इसका मतलब है कि बिल्कुल भी अक्ल नहीं लगाते हो, बुद्धि भी बिल्कुल भी बुद्धि नहीं दौड़ाते हो। इसका मतलब होता है महामूर्ख। क्या होता है? महामूर्ख होता है। ठीक है, आगे चल देते हैं भाई। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो 28 नंबर प्रश्न कहता है अपना उल्लू सीधा करना। मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आप कहते हैं मुसीबत में पड़ जाना, कठिन मेहनत करना, अपना स्वार्थ साधना या अपनी हानि अपने आप करना। तो अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए कहते नहीं कि अपना उल्लू सीधा कर लिया, हमको तुमने बेवकूफ़ बना के वहाँ से भगा दिया। इसका मतलब है जो तुम्हारा काम था वो तो तुमने करवा लिया मेरे से, और मेरा जो काम था वो तुमने नहीं करवाया। मुसीबत में पड़ना नहीं होता है, मेहनत करना नहीं होता है, बल्कि होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना उल्लू सीधा करना माने अपना स्वार्थ, मतलब अपना काम करा लेना और उसके बाद में उसकी कोई परवाह नहीं करना। तो ये होता है अंधे की, ये होता है अपना उल्लू सीधा करना। अगर बात आ जाती है कि अपनी हानि स्वयं करना, तो इसका मतलब होता है अपने पैर कुल्हाड़ी स्वयं मारना। अपने पैर जो है वो कुल्हाड़ी स्वयं मारना। ठीक है, आगे बात करें तो 29 नंबर कहता है अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आप कहेंगे नेत्रहीन मददगार, अंधे के हाथ का डंडा, एक ही सहारा। अंधे की लकड़ी मैंने अभी आपको बताया है कि एक ही मात्र सहारा, यानी श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के अंधे की लकड़ी थे, यानी कि वो एकमात्र सहारा थे। और जब राजा दशरथ उनको मार देते हैं तो उनके माता और पिता इसी बात पर क्रोधित होकर के उनको श्राप दे देते हैं। चलिए आ जाइए 30 नंबर पर। 30 नंबर कहता है कि नीचे दिए गए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़े में से एक जोड़ा गलत है, उसे पहचानें। अपने पैरों खड़ा होना, स्वावलंबी होना,
आँच ना आने देना, जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना। आसन डोलना माने विचलित होना, और आसमान टूट पड़ना माने गजब का संकट आ पड़ना। अपने पैरों खड़ा होना, स्वावलंबी होना अच्छी बात है। जुड़ा गलत पहचानना है। आँच ना आने देना माने जरा भी कष्ट ना आने देना। आसन डोलना माने विचलित न होना। आसमान टूट पड़ना माने गजब का संकट पड़ना। देखिए, आसन डोलना का मतलब होता है, आप लोग याद रखिएगा, ये गलत है। आसन डोलना माने होता है विचलित होना। कहते नहीं, शंकर जी का आसन डोला, भक्त ने इतनी भक्ति की कि शंकर का आसन डोला और शंकर को प्रकट होना पड़ा। और शंकर को प्रकट होना पड़ा तो आसन डोला माने जब व्यक्ति आसन डोलता है, इसका मतलब है कि वो विचलित हो जाता है। आज आप जानते हैं, किसी भी राजनेता की अगर कुर्सी अगर खतरे में आती है तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसलिए गलत ढूंढना है तो ये हमारा बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे आते हैं तो 31 नंबर में लिखा हुआ है चांद पर थूकना। देखिए, थूकते आप उस पर हैं जो कलंकित होता है, और जो चांद है वो तो अच्छाई का पर्यायवाची है। जब कोई व्यक्ति चांद पर थूकता है तो मुहावरे का अर्थ होता है कि जबरदस्ती किसी व्यक्ति की निंदा करना। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है और आप उसकी, चूंकि आप किसी कारण से उससे जलते हैं या किसी कारण से बात आपसे कोई बिगड़ी है और अब आप उसकी निंदा करने में लगे हैं, तो आप उसके अच्छे गुणों को भी बुरा बता रहे हैं। चांद माने होता है अच्छा व्यक्ति, और इस पर थूकना माने होता है इसकी निंदा करना, इसकी अवहेलना करना। तो चांद पर थूकना मतलब होता है अच्छे व्यक्ति की निंदा करना। अच्छा कार्य करना नहीं होता है, मूर्खता व्यवहार नहीं करना होता है। ये सारे के सारे गलत हैं। याद रखिए, जब कोई चांद पर थूकता है तो किसी अच्छे व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण करता है, दोष लगाता है। 32 नंबर कहता है अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकाना। मैंने आपको बताया था गुप्त मंत्रणा बनना, तो ये बड़ा सरल है, और जो भी मैंने आपको बता रखे हैं वो मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे हमारा 33 नंबर आ जाता है, कहता है अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका मतलब होता है कि मैंने आपको बताया भी है कि अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब होता है कि अपात्र को बड़ी सफलता मिल जाना, या जो भी पात्र नहीं है उसको बहुमूल्य चीज मिल जाना। देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब अंधा व्यक्ति है, अगर उसके हाथ पर कोई बटैया लग जाती है सोने की चांदी की, तो चूंकि वो अंधा है वो उसको फेंक ही देगा। इसका मतलब है कोई अगर अपात्र व्यक्ति है, जो कोई अयोग्य व्यक्ति है, और उसके हाथ आप अगर कोई अच्छी चीज़ लगा देंगे तो उसको उस चीज़ का कोई भी मूल्य नहीं होगा, वो उसको बेकार ही समझेगा। वही बात यहाँ पर हो भी गई है। तो अब आगे आ जाते हैं, अंधे को दीपक दिखाना। कहता है कि अंधे को दीपक दिखाना। आप खुद ही बताइए, एक व्यक्ति अंधा है, उसको स्वयं नहीं दिखाई दे रहा है, अगर आप उसको दीपक नहीं, चाहे आप उसको कोई भी बड़ी से बड़ी टॉर्च भी दिखा दीजिए तब भी वो देख नहीं सकता है। तो अंधे को दीपक दिखाना मतलब होता है अंधे का रास्ता रोशन करना, जो कि आप नहीं कर सकते। जब अंधा अंधा है तो रास्ता रोशन कैसे हो सकता है? ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को रोशनी देना, ये गलत बात है। ना समझ को रोशनी नहीं, जिसको समझ का मैं उसको उपदेश देना चाहिए, अंधे की सहायता करना नहीं, ये वाला होता है ना समझ को उपदेश देना। कोई ऐसा व्यक्ति है वो किसी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है और आप उसको उपदेश पर उपदेश देते चले जा रहे हैं, तो ये तो बात गड़बड़ हो जाएगी। मतलब ना समझ को उपदेश देना क्या होता है? अंधे को दीपक दिखाने के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, अंधे को दीपक दिखाना माने ना समझ को उपदेश देना, जो कुछ समझ ही नहीं रहा उसको उपदेश देना। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है अंडे सेना क्या होता है? जैसे कि आपने पढ़ा होगा, आप आपस में बोलते भी हैं बच्चे कि घर में थे तो कहते हैं घर में अंडे दे रहे थे क्या, अंडे दे रहे थे क्या घर में? तो समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब होता है कि घर में क्या कर रहे थे। और अंडे सेना क्या होता है? अंडे सेने का मतलब होता है घर पर व्यर्थ बैठे रहना, फालतू बैठे रहना, उसको हम कहते हैं अंडे सेना। क्या कहते हैं? अंडे सेना हम उसको कहते हैं। तो मुर्गी के चूजों गलत बात, स्वावलंबी होना। डी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाए, घर में बेकार बैठे रहना। तो याद रखना, जब हम घर में बेकार बैठे रहते हैं तो घर वाले या हमारे यार दोस्त भी कहते हैं कि यहाँ पर बैठ बैठे अंडे दे रहे हो क्या, कुछ काम करो। इसका मतलब होता है कि भैया चारों तरफ से तिरस्कार शुरू हो रहा है। तो याद रखिएगा, घर पर बेकार बैठना, अंडे सेना क्या होता है? तो आप कहेंगे घर में बेकार बैठे रहना।
26 नंबर में आ जाओ। 36 नंबर कहता है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, अपमानजनक बात कहना नहीं होता है। ठीक है, अक्ल पर पत्थर पड़ना क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना। ये तो मैं बता चुका हूँ। आगे आ जाओ। आगे लिखा हुआ है, ये देखिए व्यायाम शिक्षक का पेपर है और जिस पर ये प्रथम पाली पर पूछा गया है। अंग अंग फूले ना समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गुस्सा होना, दुखी होना, बहुत आनंदित होना या बीमारी होना। व्यायाम शिक्षक में आया है, कहता है अंग अंग फूले ना समाना। देखिए जब अंग अंग फूल कहते नहीं कि फूल गुब्बारा हुए जा रहा है, फूल के कुप्पा हुए जा रहा है, इसका मतलब होता है जब अंग अंग फूले नहीं समाना माने बहुत ज़्यादा आनंदित हो जाना। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है तब वो हर अंग से अपने हंसता है। जब हंसेगा तो फिर आप देखिए उसकी एक्टिविटीज़ कैसी हो जाती हैं। ठीक है, तो अंग अंग फूले ना समाना इसका मतलब होता है बहुत आनंदित होना। 38 नंबर कहता है अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखना आप खुद ही बताइए। आग से बने अंगारे, और अगर आपसे कहा जाए कि ये अंगारे पड़े आप इन पर चल के दिखाइए, तो आप जानते हैं कि जो चीज़ आग से ही उत्पत्ति हुई है यानी वो आग की तरह ही दहकती होगी। और अगर कोई व्यक्ति उसके ऊपर पैर रखेगा, उसके ऊपर चलने की कोशिश करेगा, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा जोखिम ले रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल रिस्क उठा रहा है। तो अंगारों पर पैर रखने का मतलब होता है जोखिम मोल लेना, माने फालतू आफत में पड़ना, बेमतलब बिना मतलब के। ठीक है, तो अंगारों पर पैर रखने का मतलब होता है जोखिम मोल लेना। अगला आ जाता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का मतलब क्या होता है भैया? अब देखो मिट्ठू क्या करता है, तोता क्या करता है? अपनी बड़ाई खुद ही करता रहता है। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का मतलब होता है अपनी बातें छिपाना, अपनी निंदा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी चर्चा करना। बताइए तो क्या होगा? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का मतलब क्या होगा? तो आप कहेंगे अपनी प्रशंसा स्वयं करना। जब हम अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, भाई हमारी प्रशंसा कोई दूसरा करे तो चलो ठीक है, हम अपनी प्रशंसा स्वयं किए ले रहे हैं, यानी मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है 40 नंबर में लिखा अदृश्य शत्रु क्या होता है? अदृश्य शत्रु माने शत्रु है लेकिन वो कैसा है? अदृश्य है। मीठी छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, पेट में दाढ़ी होना या आस्तीन का सांप होना। देखिए मीठी छुरी होने का मतलब होता है कि बातों बातों में चूना लगा देना। मुंह में राम बगल में छुरी मतलब होता है मुंह में कुछ और बगल में कुछ। ये देखिए ये जो है ये आस्तीन का सांप है। आस्तीन का सांप मतलब होता है आपके बीचों बीच में ही रहेगा, आपके साथ में ही रहेगा, परंतु आप ये बता नहीं पाओगे कि ये शत्रु है या मित्र है। तो बात वही आ गई वहीं पर कि अपने अदृश्य शत्रु क्या होता है? तो आप कहेंगे आस्तीन का सांप। आस्तीन आप जानते हैं कपड़े की जो बाहें होती हैं उसको हम कहते हैं आस्तीन। और जब कोई सांप आपकी आस्तीन में बैठा होगा तो आप जान नहीं पाते हैं, आपको लगता है ये मित्र है पर वाकई में वो शत्रु होता है। आ जाइए, यूपी पीजीटी का क्वेश्चन है अवांछित संवाद शब्द के लिए उपयुक्त मुहावरा है सिर खाना, सिर खपाना, सिर नीचा होना, सिर खाना या सिर पड़ना। तो सिर खपाने का मतलब होता है मत्था मारना। इसका मतलब क्या होता है? मत्था मारना। मतलब कोई सवाल नहीं आ रहा तो तुमने सिर खपा दिया। सिर नीचा होना माने होता है शर्म से, लज्जा से सर नीचा होना। सिर पड़ना का मतलब होता है मुसीबत होना। और सिर खाना बिल्कुल ठीक आंसर है। सिर खाना का मतलब होता है अवांछित संवाद करना जिसकी कोई वांछा नहीं है, आप चाहते भी नहीं। अवांछित माने जिसको आप नहीं चाहते हैं। तो जो आप नहीं चाहते हैं वो भी यहाँ पर आपको बातें करनी पड़ रही हैं, इसका मतलब होता है कि वो सर खा रहा है। जैसे आप कुछ चीज़ें सुनना नहीं चाहते हैं फिर भी ज़बरदस्ती आपको बताई जा रही हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपको बता रहा है, तो आप कहेंगे ये तो सर खा रहा है हमारा। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। आगे इधर आ जाते हैं। चलिए 42 नंबर का कहता है अपना राग अलापना। अपना राग अलापना मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
अपनी ही बातें कहते रहना, सुंदर गीत गाना, मजाक उड़ाना, स्वार्थ की बातें करना। अपना राग अलापना का मतलब होता है अपनी ही बात कहते। देखो देखो ये दो तो गलत है, एक गलत दो गलत। अब स्वार्थ की बात करना या अपनी ही बात, देखिए राग जब अलापा जाता है तो व्यक्ति हमेशा अपनी ही बात करता रहता है, अपने ही बारे में बताता रहेगा, केवल अपनी बात बताएगा, तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि उसको अपना राग अलापना है, तो तुम्हारी बात को नहीं सुनेगा, सिर्फ अपनी बात ही गाता रहेगा। तो अपना राग अलापना माने अपनी ही बात करते रहना, ठीक है। आगे आ जाओ 43। व्यापार में ज़्यादा धन लगाने की सीख न मानकर राजन ने अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार ली है। बताइए, अपने पैरों खुद कुल्हाड़ी मारना क्या होता है? कष्ट सहना, अपना नुकसान खुद करना, बीमारी बुलाना या काम करते नुकसान होना। बताइए, देखिए अपने पैरों कोई कुल्हाड़ी नहीं मानता। आपको हम दे दें छुरी, कहें अपने गर्दन में छुरी मान लो, आप कहोगे सर जी क्यों मान लें? तो अपने पैरों कुल्हाड़ी मारने का मतलब होता है कि भैया अपना नुकसान खुद करना। आप अगर अपने पैर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जैसे कि जब बच्चे नहीं पढ़ते लिखते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता कहते नहीं हैं कि तुम हमारा कुछ नहीं ले जाओगे, तुम अपने पैरों कुल्हाड़ी मार रहे हो, और ये चीज़ आपको आगे चलकर भुगतनी पड़ेगी, ठीक है ना। आगे आ जाओ। 44 कहता है अपना रंग जमाना माने प्रभावित करना, उपेक्षित करना, सेखी बगाड़ना, किसी की बात न सुनना। अपना रंग जमाना, याद रखना, अगर कहीं कहा जाए वाह भाई रंग जमा दिया, जैसे कोई अगर गायक बहुत अच्छा गाना गाता है तो भीड़ में उसकी एक प्रशंसा होती है और लोग कहते हैं कि बाकी गायक तो बहुत आए थे लेकिन उस गायक ने तो बिल्कुल रंग जमा दिया। रंग जमा दिया का मतलब होता है प्रभावित करना। किसी भी को आप जब प्रभावित किया तभी तो आपने रंग जमा दिया, अदरवाइज आपने रंग नहीं जमाया है, ठीक है भाई जी। किसी को अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेगा, मैं उसकी समस्या को दूर करने की भरसक कोशिश करूँगा ताकि उसको समस्या ना आए, ठीक है। आगे आ जाइए 45 नंबर। 45 नंबर कहता है कि अचानक घबरा जाना। अर्थ के लिए निम्न में से कौन सा मुहावरा उचित, कौन सा विकल्प है? हक्का बक्का रह जाना, हाथों के तोते उड़ना, भीगी बिल्ली बनाना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अचानक घबरा जाना तो भीगी बिल्ली बनना, हक्का बक्का रह जाना माने आश्चर्यचकित रह जाना, हाथों के तोते उड़ना माने होता है हदप्रद रह जाना, और अचानक घबरा जाने का मतलब होता है भीगी बिल्ली बन जाना। जब कोई बच्चा भीगी बिल्ली बन जाता है इसका मतलब वो अचानक घबरा गया है, अचानक हक्का बक्का रह गया है, ठीक है जी। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आपका स्वागत रहेगा। आप वहां पर अपनी कोई भी क्वेरी को सबमिट करें और हमारी टीम आपका जवाब जल्दी से जल्दी आपको देने में समर्थ रहेगी और देने का प्रयास करेगी। और हम ऐसी आशा करेंगे अपनी टीम से कि किसी भी बच्चे की कोई भी क्वेरी, कोई भी जवाब कभी भी रोका न जाए, इस बात का हमारी टीम विशेष ध्यान रखेगी। अगले आ जाइए 46 नंबर में क्या कहता है? 46 नंबर जो है कहता है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना माने अनर्गल बातें करना, सबसे अलग रहना, अपने ही काम में लगे रहना, मनमानी करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपने ही काम में लगे रहना, ये बिल्कुल गलत बात है। मनमानी करना ठीक बात, लेकिन बहुत अच्छी बात नहीं है। देखिए, जब कोई अपनी खिचड़ी अलग पकाता है माने वो अनर्गल बातें नहीं करता है, बल्कि वो सबसे अलग रहता है। अपनी खिचड़ी अलग पका रहा है यानी रहना उसको करनी हमारे जैसी बातें चाहिए, लेकिन हमारे जैसी बातें ना करके वो अपनी खिचड़ी अलग पकाने की कोशिश कर रहा है। अगला होता है 47 नंबर अरण्य रोदन। समझ गए ना? सबसे अलग होना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना माने सबसे अलग होना। अरण्य रोदन का मुहावरा क्या होता है? निरंतर वेदना, निरर्थक विरह गीत, बेसुरा गान। अरण्य रोदन। अरण्य रोदन का मतलब होता है, आप बताइए जंगल में आप चले जाइए, आप खूब वहाँ पर फूट फूट कर रोइए, चूँकि जंगल में कोई भी सुनने वाला नहीं है। तो अब चाहे आप विरह गीत वहाँ पर गाओ तब भी कोई नहीं सुनेगा, आप बेसुरा गाओ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये निरर्थक होता है, निरंतर निवेदन नहीं होता है, ये निरर्थक होता है। इसका मतलब अरण्य माने जंगल और रोदन माने रोना। कोई व्यक्ति अगर जंगल में जाकर के रोता है, कोई महिला अगर जंगल में जाकर रोती है तो उसका रोदन कोई भी सुनता
नहीं है, कारण जानने कोई भी कोशिश नहीं करता है। तो ये बात आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान भी रखनी होगी, ठीक है। आगे आ जाओ। कहता है अधजल गगरी छलकत जाए। उक्त ये तो एक लोकोक्ति है, इसके लिए कौन सा वाक्य आएगा? कम गुण वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है, फूटी हुई गगरी से जल टपकता है, आधे जल से भरी गगरी नहीं ले जानी चाहिए, आधे जल से भरी गगरी छलकती है, छलकत जाती है। बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा? आप कहोगे सर जी ए नंबर, कि जिसमें अल्प ज्ञान होता है वो ज़्यादा बोलता है, जिसमें कम ज्ञान होता है वो ज़्यादा बोलता है, और जिसमें ज़्यादा ज्ञान होता है वो गंभीर हो जाता है। अधजल गगरी छलकत जाए, और आगे कहा जाता है भरी गगरिया चुप जाए। मतलब जिसमें ज्ञान होता है वो चुपचाप रहता है, अपने ज्ञान का बखान कभी भी नहीं करता है, ठीक है। आगे आ जाइए 56 नंबर। कहता है आग लगने पर कुआं खोदना। लोकोक्ति का सही अर्थ होगा जब आग लग जाए। कहते नहीं कि जब भींजेंगे तब छाएंगे, ये किसी का मुहावरा होता है, लोकोक्ति होती है कि जब भींजेंगे तब छाएंगे। इसका मतलब है आग लगने पर कुआं खोदना माने जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, मुसीबत से घबरा जाना, या कुआं खोदकर पुण्य कमाना। देखिए आग लगने पर कुआं खोदना माने जब तक पानी की ज़रूरत नहीं हुई तब तक पानी कोई व्यवस्था नहीं की गई, और जब पानी की व्यवस्था होना अनिवार्य हो गया कि अब आग कैसे बुझेगी, तब हम गड्ढा खोद रहे हैं। इसका मतलब है कि जब मुसीबत आ गई है तब हम बचाव का कार्य कर रहे हैं, जब मुसीबत आ गई है तो हम बचाव का कार्य कर रहे हैं। तो ये तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा। इधर आ जाइए, मुझे यहाँ से चलना चाहिए 49 नंबर। 49 नंबर कहता है अपनी करनी पार उतरनी का क्या अर्थ होगा? बुरे कार्य करना, साधुता दिखाना, किसी के साथ व्यवहार न करना, खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है। बताइए, खुद की अपनी करनी पार उतरनी, जैसा तुम करोगे वैसा तुम भरोगे, माने अच्छे काम का अच्छा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। ये आपको बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगर काम अच्छे नहीं करोगे, कर्म अच्छे नहीं करोगे, तो इसका जो प्रतिफल है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है। तो आप कहेंगे खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है, किसी के साथ अच्छा व्यवहार न करना ही नहीं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगला 50 नंबर कहता है 8 कनौजिया 9 चूल्हे। लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? लिखा है फाका करना, संपन्नता की स्थिति, अलगाव की स्थिति। देखिए 8 कनौजिए माने घर में 8 आदमी रहने वाले हैं और चूल्हे बने हुए हैं 9। इसका मतलब है सबका अलग अलग चूल्हा उल्हा हो गया है। इसका मतलब इन सब में अलगाव की स्थिति पैदा हो गई, अलग होने की स्थिति पैदा हो गई है, ठीक है। तो आज भी मैंने आपको 25 प्रश्नों की श्रृंखला कराई है, और आप मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसको पढ़ने में। और अगली क्लास में हम आपको मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। सीटेट अगर जो कर रहा है तो उसकी भी थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहिएगा। बाकी बीपीएससी के पेपर के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सफल हों, यही डीआर लर्नर्स की पूरी टीम और मैं खुद शशांक सर आपको बधाइयाँ देता हूँ। बस आप अपनी पढ़ाई में निरंतर लगे रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसी के साथ मैं आज की क्लास को ख़त्म करूँगा, और सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी नए आगंतुक गण यहाँ पर आए हों सभी का बहुत बहुत स्वागत और आभार रहेगा, अभिनंदन रहेगा, और हमें कल आपकी उपस्थिति का इंतज़ार रहेगा। तो आएँ, ज़रूर देखें। धन्यवाद, नमस्कार।